अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात की। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का आज पहला मरहला है, जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। कल्लात, लोरालाई, मकरान, नसीराबाद, कोयटा, सिब्बी और योब डिवीजन में 17,774 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 1,584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जनरल निशस्तों पर 132 खवातीन उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगी। 4,456 वार्ड्स में पोलिंग हो रही है। 5,236 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 2000 पोलिंग स्टेशन हसास करार देकर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। पुलिस और लेवीज के साथ पाक फौज के जवान भी तैनात हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 32 अजला में मर्द वोटर्स की तादाद 20,43,828, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 15,70,896 है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्दुस सत्तार काकड़ से। अब्दुस सत्तार, बताइए पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है? अब्दुस सत्तार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइएगा बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है? जी, अभी तक तो सूबे के किसी भी इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह वो नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं आई। जहाँ तक हमें अभी तक इत्तलात मिली हैं या सूबाई इलेक्शन के ज़राए का ये कहना है कि पुरअमन तौर पर फिलहाल पोलिंग जारी है 32 अजला में, और हर जगह जो है पोलिंग का स्टाफ और वो पहुंच चुका है। इस वक्त पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ इलाकों में लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में अभी लोग आ रहे हैं, और पोलिंग जो है उसका अमल पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर जारी है। किसी किस्म के किसी इलाके से कोई नाखुशगवार वाक़या अभी तक नहीं आया। यहाँ सूबे में सूबाई हुकूमत के लेवल पर अमन व अमान के हवाले से एक सेल कायम किया गया है, एक मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया गया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफिस में भी एक मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है, जो उस पूरे मुकम्मल सारे अमल पे जो है नजर रख रहे हैं। जी अच्छा अब्दुल सत्तार, ये भी बताइए कि वोटर्स की जानिब से कितनी दिलचस्पी देखने में आ रही है बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग में? जी बिल्कुल, जो लोकल बॉडी से इंतखाबात है ये इंतहाई निचले सतह पे होते हैं, और उसमें लोग अपने इलाके के जो मुकामी मसाइल हैं उनके हवाले से काफ़ी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। और अभी भी इस हवाले से जो थोड़ी बहुत पोलिंग स्टेशनों में गहमागहमी नजर आई है, तो उसकी वजह यही है कि लोग इस इलेक्शन को काफ़ी अहमियत देते हैं, और इसीलिए सब के सब जो है कोशिश कर रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पहुंच जाए और अपना वोट कास्ट कर सकें, ताकि उनको दरपेश जो मसाइल हैं उनमें किसी हद तक कमी हो। जी अब्दुल सत्तार, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सोहबतपुर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ वन सावल जान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सावल, बताइए बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग हो रही है, पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है, वोटर्स की दिलचस्पी क्या है? जी बिल्कुल, अगर सोबतपुर की बात की जाए तो आज जिला सोबतपुर की 6 तहसीलों के 22 यूनियन काउंसिल्स और एक म्यूनिसिपल कमेटी के कुल 81 वार्ड्स पर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। वोटर्स अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। जिला भर में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 70,591 है, जिनमें से मेल वोटर्स की तादाद 36,486, जबकि फीमेल वोटर्स की तादाद 34,105 है। जिला भर में कुल 95 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 227 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें से 115 मेल जबकि 112 फीमेल पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। जी सामल, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक। बलूचिस्तान के दीगर अजला की तरह चमन में भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग के अंदर पुलिस एहलकार तैनात हैं, जबकि पाक फौज का गश्त भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चमन के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद गौस हमदर्द से। जी गौस, बताइए पोलिंग के अमल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के 34 अजला में से 32 में बल्कि इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप मेरे अकब में देख सकते हो पूरे 8 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो वोटर्स हैं वो लाइनों में एक एक करके सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें अपने वोट के लिए छोड़ रहे हैं, जबकि पोलिंग के बाहर काफी रश लगा हुआ है। पोलिंग का सिलसिला 8 बजे से लेकर बगैर किसी वक्फे तक 5 बजे तक जारी रहेगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 35 वार्डों में 221 उम्मीदवार एक दूसरे के मध्य मुकाबले है। यहाँ पे 70 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि जो उम्मीदवार हैं और जो वोटर है वो काफी पुरजोश है। जबकि पोलिंग स्टेशन के लिए सख्त सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जो है ना वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात किए गए हैं, जबकि आर्मी और QRF वो शहर भर में गश्त करेंगे। जबकि शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कुछ बात करते हैं सियासी गर्मा गर्मी की। नंबर बदल गया, इसलिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की सियासत से दूर रहें। क्या अदालतों का ये काम रह गया है कि जहाँ इमरान खान नाकाम हो वहाँ वो मदद के लिए आएँ? नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसे से खिताब, कहा दोस्त के जरिए आसिफ जरदारी की मिन्नत करवाई। इमरान खान की बंदे लाने की नहीं, आग लगाने की पूरी तैयारी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किसी शहर में PTI का 200 से ज्यादा बंदा बाहर नहीं निकला। आज जब इसका दूसरा लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया, तो आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? पहले ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इसकी सियासत से दूर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। टीवी पर आकर कहता है कि मेरा मार्च इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मेरी तैयारी नहीं थी। फितना खान, एक कारनामा ऐसा बताओ जिससे पता चले दूसरे मुल्क को साजिश करनी पड़ी। आज पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरा नहीं, अंदरूनी खतरा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना इमरान खान है। मरियम नवाज के लफ्जी वार, कहा इमरान खान धरना लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ। इमरान खान नजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं, अवाम नाकाम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से कहती हूँ इस फितने से दूर रहें। नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, एक अपना कारनामा ऐसा बता दो, एक जिससे हमें पता चले कि किसी दूसरे मुल्क को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई। पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरा नहीं है, आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। वो धरने लेकर इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ। इमरान खान, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम उसको भी नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कुछ लॉन्ग मार्च में हमारे साथ हुआ इसके लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया। पीर को हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि लॉन्ग मार्च में दोबारा पकड़ धकड़ होगी। सुप्रीम कोर्ट बता दे ये दोबारा मुल्क बंद कर देंगे। ये इम्तिहान अदलिया का भी है। मुल्क तबाही की जानिब गामजन और इदारे चुप करके तमाशा देख रहे हैं। मुल्क बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने जो हमारे साथ किया, जिस तरह का तशद्दुद किया, जो इन्होंने गुल्लू बट हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, तो तैयार ही नहीं थे मेंटली उसके लिए कि जिस तरह इन्होंने मारा लोगों को। हमने
ये फैसला किया कि हम इसको हर फोरम पे उठाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स में, हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनली इस चीज़ को उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हम जाएंगे पिटिशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़े तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होना। मैं बड़े अदब से अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। मैं सिर्फ आज अपने इदारों को यहाँ बैठ के एक पाकिस्तानी होते हुए आप सबको कह रहा हूँ कि ये मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ। इस मुल्क को बचाने के लिए ये इदारों की जिम्मेदारी है जो ये सारा तमाशा देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया है कि पहले मरहले में इलेक्शन की तारीख दी जाए। मुज़ाकरात तो होने चाहिए, मैं जंग नहीं चाहता। इलेक्शन की तारीख मिलने तक आगे कोई बात नहीं हो सकती। ये लोग इलेक्शन से डर रहे हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अब की बार पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। 6 दिन के बाद ऐलान करूँगा कि इस्लामाबाद मार्च के लिए कब रवाना होगा। पहला फेज ये है कि इलेक्शन डेट दी जाए। मैं कोई जंग तो नहीं चाहता ना। मैं ये कहता हूँ कि किसी बाहर की कुव्वत का राइट नहीं है कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट इम्पोज कर दे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ मैं हर किस्म की नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ। जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती उसके आगे बातें नहीं जा सकती। उनको पता है कि इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, इसलिए तो डर रहे हैं इलेक्शन से। मैं तो इलेक्शन करवा रहा हूँ, मैं भी यहाँ कोई मुल्क में इंतजार तो नहीं चाहता। इसलिए मैंने तब सोचा हम इनको टाइम दें। मैंने 6 दिन का टाइम दिया। 6 दिन के बाद मैं फिर अनाउंस करूंगा जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। हम पुरअमन लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद होने पर आईजी इस्लामाबाद, सीसीपीओ, डीआईजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तशद्दुद करने वाले पुलिस वालों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे ताकि आवाम को पता चले। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को भी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ इनको अगर सजाएं हो जाती हैं तो आज इस तरह का आप पुलिस का रवैया अपने लोगों पे हाथ नहीं उठाते। सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह मंडे को जाएंगे। हमने सीसीपीए लाहौर और वो जो दूसरा डीआईजी ऑपरेशन हमने इसके अगेंस्ट अदालत में जाना है, इनके अगेंस्ट एफआईआर कटवानी है जो इन्होंने किया। इस्लामाबाद का जो आईजी है जो मुजरिम इसको सजा होने वाली थी लाहौर की सेफ सिटी में, इसको उसने बैठाया यहाँ ताकि ये गलत काम करे। हमने जिन हमने नाम लिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के सारों को हमने लेके जाना है, इनके ऊपर एफआईआर काटेंगे। हमने इनको कभी इनके सारे नाम सारे सोशल मीडिया पे इनकी शक्लें डालेंगे जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है और जो इन्होंने असेंबली में किया है। पहले इलेक्शन कमीशन इनका नौकर था जो चीफ इलेक्शन, अब अपने और 2 आदमी इन्होंने भर्ती करवा लिए वहाँ और अब ये नैब का अपना आदमी रखवाने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि आज टेलीफोन ऑडियो लीक ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। जिनको बुरा भला कहा उन्हीं से हुकूमत बचाने की भीख मांग रहा था। जावेद मियादाद ने कहा था ये आदमी भीख अच्छी मांगता है। ऑडियो लीक में भी अपनी हुकूमत के लिए भीख मांग रहा था। कासिम सूरी इमरान खान को कहता है इस्लामी टच दें। ऑडियो लीक हुई है, उसने साजिश का भांडा ही फोड़ दिया है। ये कहता था कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है। ओ भाई, उन लोगों को जिनको तुम गालियां निकालते थे, जिनको तुम बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं से तुम अपनी हुकूमत बचाने की भीख मांग रहे थे। डिप्टी स्पीकर जिसने आइन और कानून की पामाली की, इमरान नियाजी के कहने पर वो कान में कहता है खान साहब जरा इस्लामी टच दो। ये है इसका असल चेहरा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इलेक्शन 2023 में हुकूमत की आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर कहा एक शख्स की ज़हनी हालत तशवीशनाक है, वो सुकून की गोली खाकर आवाम को आराम करने दे। वफाकी दारुल हुकूमत में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि किसी धमकी में नहीं आएंगे, लिख लें इलेक्शन 2023 में होंगे। इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद। शायद कान साफ नहीं है,
آج دونوں کان کھول کر سن لیں. میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں, اگست 2023. مریم اورنگزیب نے عمران خان کی نیوز کانفرنس پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنی ناکامی کا اعلان کرنے کے لیے روز ٹی وی پر آتے ہیں. اس ذہنی حالت میں انہیں ٹی وی پر آنے سے گریز کرنا چاہیے. اس ذہنی حالت میں آپ کو بالکل ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ آرام کریں, سکون کریں. اگر کوئی ریلیکس ہونے کی گولی چاہیے تو ہم سپانسر کرنے کو تیار ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن تھا تو کیوں تشدد کیا, کیوں پولیس اہلکار شہید ہوئے, املاک کو کیوں نقصان پہنچایا. 2014 کو بھول جاتے کہ آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا, آپ نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا, پولیس والوں کے سر پھاڑے, بجلی کے بل جلائے, سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں. مریم اورنگزیب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تحکمانہ انداز پر مذاکرات نہیں کر سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف آج مانسہرہ کا دورہ کریں گے. نائب صدر نون لیگ مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گی. مانسہرہ کے ٹھاکڑا اسٹیڈیم میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. تفصیلات جانیں گے سید نعمان سے. سید نعمان, بتائیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ میں اس وقت مانسہرہ کے ٹھاکرا اسٹیڈیم میں موجود ہوں, جہاں پر آج مسلم لیگ نون اپنا سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف, مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف اور جو دیگر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ آج یہاں پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اس وقت جو ہے جلسہ گاہ میں تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. بڑا اسٹیج جو ہے لگا دیا گیا ہے, جبکہ گراؤنڈ میں جو کرسیاں ہیں وہ لگانے کا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا گیا ہے. سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف جو ہیں جلسے کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان کے مطابق جو مانسہرہ کا جلسہ ہے وہ تاریخی جلسہ ہوگا, اور اس جلسے میں جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف مانسہرہ کے جو مختلف علاقے ہیں ان کے لیے مختلف میگا پروجیکٹس جو ہے ان کا اعلان کریں گے, جن میں مانسہرہ کے مختلف علاقوں کو سوئی گیس کی فراہمی, مانسہرہ سے مظفر آباد موٹر وے سمیت جو دیگر منصوبے ہیں ان کا سنگ بنیاد اور افتتاح بھی کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جلسہ کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ تقریباً دن 3 بجے تک متوقع ہے, جس کے بعد جس سے قبل جو ہے کارکنان کی آمد جو ہے شروع ہو جائے گی. تاہم اس وقت جو ہے جلسہ گاہ میں مسلم لیگ نون کے خیر مقدمی بینر جو ہے ان سے سجا دیا گیا ہے. مختلف قائدین کی جو تصاویریں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. کرسیاں جو ہے لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. سیکورٹی کے جو نعمان, آپ کا شکریہ, آپ نے آگاہ کیا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, لیکن اس سے پہلے ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2018 میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے چارٹر آف اکانومی کا آئیڈیا پیش کیا تھا, مگر اس وقت کی حکومت نے حقارت سے نظر انداز کر دیا. اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی اب وقت کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ 40,000 روپے سے کم آمدنی والوں کو ماہانہ 2,000 روپے امدادی وظیفہ دیا جائے گا. پیٹرول کی قیمت خوشی سے نہیں بڑھائی, عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں. وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ کی پریس کانفرنس. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں خوشی سے نہیں بڑھائیں, بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ 40,000 روپے سے کم آمدنی والے 1,40,00,000 گھرانوں کو ماہانہ 2,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں شامل خواتین بھی اسکیم میں شامل ہوں گی. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں 73 لاکھ, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان کو ہم فل فور 1 جنوری کے بعد سے یا اگلے 2 دنوں کے اندر کل کے ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو 2,000 روپیہ وزیر اعظم سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل اسکیم کے تحت مل جائیں گے. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ میرے پاس بجلی کی قیمت بڑھانے کی کوئی سمری نہیں ہے. انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ ہونے کی یقین دہانی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھے یہ نہیں پتا ہے, میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی, مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے. میں سیریسلی وہ ابھی تک تو ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اوگرا کی سمری آتی ہے, وہ پیٹرولیم جاتی ہے, پیٹرولیم سے فائنانس جاتی ہے, فائنانس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتی ہے, تو بڑے اسٹیپس ہوتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ 26 کو اتنا پیٹرول بڑھایا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ 2-4 دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے, تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کو سراہا گیا. شہباز شریف غریب پرور ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ 10 جون کو بجٹ پیش کریں گے. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ سردار حمید, نیوز 1 اسلام آباد.
रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर कहते हैं कि मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। 25 दिनों में रुपए की कदर में 22% कमी आई। स्टॉक मार्केट में भी 6000 पॉइंट्स की कमी हुई। अभी हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 20 से 30 रुपए महंगा करना है। मईशत जो है उसकी भी सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले 45 दिन में जो रुपया है वो 22 रुपए अपनी कदर खो बैठा है। तो स्टॉक मार्केट कलेक्टिवली 6000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश कर चुकी है। हमारा जो तेल की इन्होंने कीमतें 30 रुपए एक ही गो में रेज़ की हैं और अभी इन्होंने 30 रुपए और डीजल की कीमत बढ़ानी है फी लीटर। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 30 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी दे दी। खुर्दनी तेल और घी की दरामद पर 2% इजाफी ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत होने वाली ECC इजलास में वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी की मंजूरी दी गई। इजलास में यूटिलिटी स्टोर पर घी की फ़ी किलो कीमत पर 100 रुपये रियायत देने का फैसला किया गया। ECC ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, चावल और दालों पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इजलास में चीन से 2 लाख मैट्रिक टन खाद की दरामद की इजाज़त दी गई है। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। लाहौर में रात भर ठंडी हवाएं चलने के बाद सूरज ने सुबह सवेरे दोबारा आंखें दिखाना शुरू कर दी, जिससे मौसम की तल्खी में इजाफा होने लगा। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अब्बास हैदर से, जो इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद है। अब्बास, बताइए शहर लाहौर का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात क्या कहता है? जी बिल्कुल, रात के औकात में लाहौर में ठंडी हवा चली, जिसकी वजह से रात का टेम्परेचर तो बेहतर हो गया, लेकिन आज सुबह जैसे ही सूरज निकला, सूरज ने शहर में आंखें दिखाना शुरू की, तो गर्मी की शिद्दत में हल्का हल्का दोबारा जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो हल्की फुल्की हवा चल रही है, ये दोपहर के औकात में सूरज की तपिश की वजह से लोगों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। दूसरी जानिब ये बताया गया है कि आज लाहौर में मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है, और कम से कम जो टेम्परेचर है वो आज 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो रात के औकात में होगा। आसमान आज बिल्कुल क्लियर है, पूरा आबोताब के साथ सूरज चमक रहा है, और इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने भी शहरियों को हदायत की है कि ये इस तपते हुए सूरज में बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अगर निकलना ज़्यादा ज़रूरी ही है तो फिर ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, जिनमें ख़ास तौर पर सर पे जो है वो चादर रखें या कोई कपड़ा रखें, और इसके साथ साथ जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ओवरऑल ये इस आज के दिन का मौसम है। अगले हफ्ते के बारे में ये पेशन गोई है कि अगले पूरे हफ्ते के दौरान जो है वो हल्के फुल्के बादल तो आएंगे, लेकिन उनके बरसने की तवक्का बहुत कम है, तो इसलिए ये पूरा हफ्ता ही आगे जो है वो मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जी अब्बास हमें लाहौर के मौसम के हवाले से बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। CIA पुलिस ने कराची से अगवा होने वाली लड़की को लाहौर से बाजियाब करवा लिया। लड़की के अगवा का मुकदमा थाना जमशेद क्वार्टर कराची में दर्ज हुआ था। SP CIA आसिम इफ्तिखार कम्बोह के मुताबिक मुल्जिम अली मुश्ताक का लड़की से सोशल मीडिया के जरिए राबिता हुआ था। 2 हफ्ते कबल लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि लड़की लाहौर में मौजूद है। लड़की को गुज़श्ता रोज़ DSP नबी बख्श भट्ट ने जनूबी छावनी के इलाके से छापा मार कर बाजियाब करवाया। इस दौरान पुलिस ने मुल्जिम अली मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिम के कब्जे से मगविया के जेवरात और नकदी भी बरामद हुई। मगविया और मुल्जिम को कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बच्ची की बरामदगी पर पुलिस स्टेशन में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। बच्ची का वालिद अपनी लख्त जिगर को गले लगाकर रोता रहा। हारूनाबाद के मेन बाजार में दुकानदारों ने अपनी अदालत लगा ली। 2 खवातीन पर मुबैना तौर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। खवातीन को बाजार में घसीट कर हिरासा करते रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खवातीन को थाने मुंतकिल कर दिया।
काजिम खान CPNE के सदर मुंतखब, अय्याज खान सीनियर नायब सदर, आमिर महमूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। CPNE के सालाना इंतखाबात के मौके पर सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारों के खिलाफ हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने की करारदाद भी मंजूर की गई। कैमरा और कलम की हुर्मत की पासदारी के अज़्म का इजहार किया गया। सदर CPNE काजिम खान ने कहा, हुकूमत और सियासी जमातें मीडिया वर्कर्स के हुकूक का एहतराम करें। सेक्रेटरी जनरल CPNE ने लॉन्ग मार्च के दौरान सहाफ़ती इदारों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कराची में लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज के 7वें कॉन्वोकेशन में MBBS का इम्तिहान पास करने वाले 100 डॉक्टर्स को डिग्रियां तफवीज़ की गई। कॉन्वोकेशन से खिताब में प्रिंसिपल LMC डॉक्टर कलीमुल्ला मक्की का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां डॉक्टर्स ने काबिलियत के ज़रिए मुल्क का नाम रोशन किया। उनका कहना था कि LMC 7 साल से तिब के शोबे में काम कर रहा है और हमारी तहकीक भी जारी है। हुकूमत के साथ मिलकर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तकरीब में वालिदैन, डॉक्टर्स और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज अली खान और शहरोज काशिफ ने नेपाल में वाक़ दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो पर कौमी परचम लहरा दिया। 20 साला शहरोज काशिफ माउंट मकालो सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी को पैमाओं के लिए एक और एजाज, दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक को पैमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने 8,463 मीटर बुलंद चोटी पर हफ्ते की सुबह सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। कोपैमा सरबाज अली खान 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उन्होंने चंद रोज कबल ही दुनिया की 3री बुलंद तरीन चोटी कंचनजुंगा को भी सर किया था। 20 साला शहरोज काशिफ माउंट मकालो समेत 5 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए हैं। शहरोज काशिफ ने माउंट मकालो सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे कबल मोहम्मद अली सतपारा और सरबाज खान ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर को फोन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में इजाफे पर खबरदार कर दिया। कहा, यह इक़दाम मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। रूसी सदर ने हफ्ते को फ्रांसीसी और जर्मन रहनुमाओं को मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को मगरबी हथियारों की मुसलसल मुंतकिली के खिलाफ मुतनब्बे किया। ऑस्ट्रेलिया में लाइटिंग फेस्टिवल का आगाज हो गया। सिडनी में 8 किलोमीटर सड़क को खूबसूरत और दीदा ज़ेब लाइटिंग से सजाया गया है। शहर के 11 मकामात पर 200 से ज़ायद तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए News1।